दोस्तों नमस्कार। आज मेरे साथ इंटरव्यू में मौजूद है मिस सौम्या राय। आपने छत्तीसगढ़ जुडिशरी में इस वर्ष 13th रैंक के साथ उसे क्वालिफाई करा, सफलता प्राप्त की है। आइए हम सौम्या राय से बात करते हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इस सफलता तक पहुंचने पर उन्हें कितनी खुशी मिलती है, इस पर पहुंचने के लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया है। आइए उनकी कहानी, उनकी जुबानी हम सुनते हैं। सर्वप्रथम आपको बहुत सारा वेलकम मिस सौम्या राय। मैं आपके चेहरे का कॉन्फिडेंस देख पा रहा हूं, उसकी खुशी देख पा रहा हूं और मैं बहुत प्रसन्नचित्त हूं। आप बताइए कि आपने सफलता किस तरीके से प्राप्त की, ये यात्रा कहां पर शुरू हुई, और इस बातचीत के दौरान मैं बहुत सारे विद्यार्थियों के सवाल भी आपसे लूंगा। स्वागत है लीगल ओम के YouTube चैनल में आपका। Thank you so much, sir, for inviting me on such a big platform. जी, पहला सवाल, कब सोचा था जिंदगी में कि जज बनना है, ऐसा ख्याल कब आया था? सर, जज बनना है ये तो कोई मेरा चाइल्डहुड ड्रीम तो नहीं था। ये लॉ करते टाइम जब हम लोग को कोर्ट विजिट्स होती थी तो वहां पे मैंने जजेस को काम करते हुए देखा था। तो टू बी अ जुडिशियल ऑफिसर समवेयर इट वाज ऑन माय माइंड कि हाँ कर सकती हूँ। बट उस टाइम पे मुझे कोई आइडिया नहीं था ग्रेजुएशन के टाइम कि कैसे होता है, क्या एग्जाम क्लियर किया जाता है। और मेरा ग्रेजुएशन सर महाराष्ट्र से हुआ है और मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ। तो ग्रेजुएशन के बाद सर जब मैं छत्तीसगढ़ वापस आई तो फिर उसी टाइम पे यहाँ पे छत्तीसगढ़ की जुडिशरी की वैकेंसी निकली हुई थी। तो मैंने उसके बारे में थोड़ा सा देखा, सिलेबस क्या होता है, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। तो सब्जेक्ट्स काफी सिमिलर थे जो मैंने ग्रेजुएशन में पढ़ा था। क्रिमिनल लॉज एंड थोड़े बहुत माइनर लॉज डिफरेंट थे। तो सर उसके बाद फिर मैंने अकॉर्डिंगली प्रिपेयर किया, बट उस टाइम पे मेरा प्री क्वालिफाई नहीं हो पाया था। तो सर, तो आपने जो ये लॉ सब्जेक्ट जो चुना था आफ्टर 12th, ये आपने कोई तो ड्रीम रहा होगा लॉ के साथ, क्योंकि आपने बताया कि सिविल जज तो नहीं था, पर मतलब आपका ये था कि लॉ में कहीं ना कहीं हमें आगे जाना है। सर लॉ भी बाय एक्सीडेंटल चूज हो गया था मुझसे। अच्छा। एक्चुअली मेरे घर में कोई भी गवर्नमेंट सर्विस में नहीं था और शुरू से मुझे ऐसा घर पे सिखाया गया था कि नहीं, तुमको तो गवर्नमेंट सर्विस में जाना है, और मेरा एम था सिविल सर्विसेज का। और आफ्टर 12th जब मैं कॉलेज में एडमिशन के लिए जा रही थी तो एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया, उसने BLLB कर रहा था, उसने फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया था। तो उसने सजेस्ट किया कि BLLB भी होता है आजकल, वो नया नया था उस टाइम पे, इंटीग्रेटेड 5 ईयर कोर्स था। तो कि आप कर सकते हो और इसके बाद एक जुडिशरी में जाने का एक ऑप्शन खुल जाता है आपके पास। तो सर उस टाइम आइडिया तो था नहीं, और मैं जिस जगह से बिलोंग करती हूँ वहां इतना गाइडेंस भी नहीं था मुझे। तो मैंने बस ऐसी एडमिशन ले लिया लॉ में। फिर धीरे धीरे लॉ पढ़ते पढ़ते इंटरेस्ट आते गया लॉ में। अच्छा, तो ये माना जाए कि जो चीज हम प्लान करते हैं उससे बेहतर है कि जो चीज भगवान प्लान करता है हमारे लिए, क्योंकि एक्सीडेंटल लॉ में आना, फिर एक्सीडेंटल जुडिशरी के सामने आना, इसकी एग्जाम देना और सफलता प्राप्त करना निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है। तो मुझे बताइए, सिविल सर्विसेज की आपने बात करी, क्या आपका प्लान है कि इसके बाद आप सिविल सर्विसेज की ओर रुख करेंगे या साथ में तैयारी करेंगे? नहीं सर, अभी तो ऐसा कोई प्लान नहीं है। बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंची हूँ, तो सर मैं इसी प्लेटफॉर्म पे रह के काम करूंगी अभी तो। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे बताइए, जो हमारे दोस्तों के सवाल रहते हैं मुख्य, कि इसकी तैयारी किस तरीके से करना चाहिए, मतलब एक डेली का टाइम टेबल क्या होना चाहिए, कितना लंबे समय का हमें टाइम टेबल लेना चाहिए इन द टर्म्स ऑफ मंथ्स और ईयर? सर मेरा कोई, मैं अपनी स्ट्रेटेजी बता सकती हूँ। सर मेरा ऐसा लॉन्ग टर्म प्लान नहीं रहता था। मैं बस डेली घंटे, 1-2 घंटे थोड़ा सा डायरेक्ट रिवाइज करती थी। सबसे पहले अगर इस एग्जाम के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए, आप जिस भी स्टेट के लिए अपियर हो रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि सर जब मैं छत्तीसगढ़ आई तो मुझे छत्तीसगढ़ का लॉज के बारे में आइडिया नहीं था। पहले तो मैंने सब्जेक्ट्स को अच्छे से समझा, उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या डिमांड है एग्जामिनर की। और सर मैंने एक पैटर्न फॉलो किया छत्तीसगढ़ में कि हर बार 20-30% क्वेश्चंस रिपीट होते थे। तो सर इससे काफी हेल्प हुई कि मुझे कैसे प्रिपेयर करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, और उसके अकॉर्डिंगली मैंने प्रिपेयर करना चालू किया। नहीं, निश्चित रूप से किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पिछले 4-5 साल का अगर पेपर देख लिया जाए तो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी हमें मिल जाती है। और जुडिशरी में तो अक्सर होता है, कई स्टेट में मैंने देखा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते हैं, जो बहुत अच्छी बात है, जिससे एक मोटिवेशन मिलता है।
अब मुझे बताइए कि एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है कि बेरेक्ट को कितना परसेंट पढ़ना है। अगर मैं परसेंट की बात करूं, रेफरेंस बुक्स को कितना पढ़ना है, या रेफरेंस बुक केवल एक माध्यम है उस बेरेक्ट को समझने के लिए, या हमें रेफरेंस को भी याद करके चलना है? सर छत्तीसगढ़ के लिए पर्टिकुलरली सर विदाउट बेरेक्स तो प्रीलिम्स बिल्कुल भी क्वालिफाई नहीं हो सकता है सर। 15 सब्जेक्ट्स होते हैं और 100 मार्क्स का एमसीक्यू होता है, वो पूरा पूरा बेरेक्ट होता है। यहाँ पे डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर आप बेरेक्ट्स को छोड़ के रेफरेंस बुक अगर उठाएंगे तो आपको शायद सेक्शन से लिंक नहीं कर पाएंगे उसको। आपको रेफरेंस बुक्स में उसके मटेरियल मिल जाएंगे, उससे रिलेटेड केस लॉज मिल जाएंगे, बट इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको वो पर्टिकुलर सेक्शन पता होना चाहिए, उसका टाइटल पता हो। नहीं, सर बिल्कुल। मुझे तो लगता है कि भी स्टेट का प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए बेरेक्स तो आपको वर्ड टू वर्ड पता होना चाहिए, क्योंकि एक एक वर्ड से सेक्शंस चेंज हो जाती हैं। हो जाते हैं क्वेश्चन भी, एक सेक्शन, एक बेरेक्ट के किसी सेक्शन में आर्टिकल में 4-5 क्वेश्चन निकल आते हैं। मध्य प्रदेश में भी लगभग यही सिलेबस रहता है, बेरेक्ट बेस्ड पूरा आता है। पर कंपटीशन के इस माहौल ने रेफरेंस बुक को बहुत ज्यादा वजन दे दिया, जिसकी आवश्यकता होती नहीं है। रेफरेंस बुक का मेरे हिसाब से अर्थ इतना ही है कि समझने के लिए बेरेक्ट को रेफरेंस बुक का यूज होता है। रेफरेंस बुक को याद करने की, पढ़ने की विशेष जरूरत नहीं होती, उससे केवल बेरेक्ट को समझना चाहिए हमें शायद। तो किसी भी लॉ को मैं समझती हूँ कि किसी भी लॉ को समझने के लिए उसका बैरेक्ट, सबसे पहले बैरेक्ट ही पढ़ना चाहिए। रेफरेंस बुक जब आपको सेक्शन आएगा उसके बाद आप रेफरेंस आ सकते हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फिर मुझे बताइए कि मेंस की क्या स्ट्रेटजी रही है, क्योंकि शायद आपके यहाँ मेंस में सब्जेक्ट नहीं पूछे जाते, केवल जजमेंट राइटिंग आता है और आर्टिकल राइटिंग आता है शायद। जी सर। सर मेंस, छत्तीसगढ़ का मेंस मुझे जो लगता है कि सबसे इजी होता है ऑल ओवर इंडिया में सारे स्टेट्स का, क्योंकि एक ही पेपर होता है, वो भी 100 मार्क्स का। बट ये नेगेटिव भी जा सकता है क्योंकि सिर्फ एक पेपर है। अच्छा चला गया तो फिर तो सिलेक्शन पक्का है, बट अगर बिगड़ गया तो आप टोटली लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। तो सर यहाँ का 100 मार्क्स का होता है, उसमें 2 ट्रांसलेशन पूछा जाता है, एक सिविल एक क्रिमिनल, सॉरी जजमेंट, 2 जजमेंट पूछे जाते हैं, एक सिविल जजमेंट, जजमेंट्स एंड 2 ट्रांसलेशन, दैट इज हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। ठीक है, तो इसकी तैयारी किस तरीके से करी जाती है? ट्रांसलेशन की मैं पहले बात करना चाहूंगा। ट्रांसलेशन क्या बेरेक्ट को दोनों भाषा में पढ़ती थी या आपने उसकी अलग से प्रैक्टिस करी? सर इसके लिए मैं प्रीलिम्स के टाइम से ही अपना डेगलॉट बेरेक्ट रखा था मैंने, तो काफी हेल्प हो जाती थी उससे कि मैं अगर कोई सेक्शन पढ़ी हूँ तो मुझे उसका हिंदी वाला भी अगर देखना रहता था तो बाजू में ही हिंदी का ट्रांसलेशन में लिखा रहता था। और जब मेंस के टाइम पे मुझे प्रिपेयर करना था तो सर मैं डेली बेरेक्ट से एक एक पैराग्राफ उठा के ट्रांसलेशन करती थी और उसको फिर चेक करती थी डेगलॉट एडिशन से। बिल्कुल बिल्कुल। ट्रांसलेशन के लिए बेरेक्ट से अच्छा कोई और मेथड, तरीका तो मुझे भी नहीं मिला। सबसे अच्छा तरीका वही है, शुरू से अगर हम आदत डाल लें दोनों ही पार्ट को पढ़ने की। एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि सर जो क्वेश्चन में आया था पर्टिकुलर ट्रांसलेशन, उसका पैराग्राफ, सर वो मैंने कहीं ना कहीं उसको सॉल्व किया हुआ था। जब मैं वो क्वेश्चन एग्जैक्ट वही पैराग्राफ मैं पहले प्रैक्टिस कर चुकी थी अपने तैयारी के दौरान, और सेम वही एग्जाम में भी आ गया था, तो वो काफी इजी गया था मुझे लिखने नहीं, बिल्कुल बहुत ज्यादा राहत मिलती है। मेरे एक मित्र है, उनका भी, उन्होंने जजमेंट राइटिंग उनका आ गया था जो उन्होंने प्रैक्टिस करा था एग्जाम में एग्जैक्टली। तो वो लगातार प्रैक्टिस करते हैं, हम लगातार मेहनत करते हैं, तो कहीं ना कहीं इंसिडेंटली वो चीजें हमारे सामने आ जाती है और वो डेफिनेटली हमको बहुत फायदा देती है। और इसके सिवा जजमेंट राइटिंग भी एक पोर्शन है जो कम स्टेट्स में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, जिसका वेटेज काफी अच्छा है, बाकी स्टेट्स में इतना उसका वेटेज नहीं है। उसकी तैयारी आपने किस तरीके से करी थी? क्योंकि विद्यार्थियों को उससे बहुत डर लगता है, जजमेंट राइटिंग को बहुत टफ मानते हैं। क्या परिस्थिति ऐसी है? सर जजमेंट राइटिंग के लिए तो मैं टोटली बस आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। सर एक्चुअली जब लोग का मेंस का टाइम था तो तब कोरोना का टाइम चल रहा था, तो मुझे कोई फिजिकल क्लासेस का बेनिफिट नहीं हो पाया क्योंकि सारी क्लासेस बंद थी। और सर मार्केट में 1-2 रेफरेंस बुक्स अवेलेबल थी, तो वो फॉर्मेट सारे कॉमन थे, कुछ उसमें अलग नहीं दिया हुआ, बट मुझे पता था कि मुझे कुछ तो अलग करना पड़ेगा अगर अच्छे नंबर चाहिए। सर उस टाइम पे फिर यूट्यूब चैनल के बारे में पता चला, और सर फिर मैं उसको कंटिन्यूअसली आपके जो जजमेंट राइटिंग के क्लासेस हैं सर मैं उसको देखती थी, और उससे फिर डेली देख के उसको जजमेंट में अप्लाई करती थी कि क्या मैं कुछ और इम्प्रूव कर सकती हूँ। सर धीरे धीरे इम्प्रूव होते गया और उसकी वजह से मुझे अच्छे मार्क्स भी मिले हैं। नहीं जी, बहुत बढ़िया। मुझे बताइए कि जो इंटरव्यू होता है वो भी एक नेक्स्ट लेवल चैलेंज होता है, क्योंकि प्री और मेंस में तो आमना सामना नहीं हो पाता है,
पर जो इंटरव्यू होता है जी उसका एक डर होता है कि क्या पूछेंगे, कैसे पूछेंगे। तो इंटरव्यू के बारे में बताइए कि क्या तैयारी करी थी आपने, क्या डर था आपको, उत्सुकता थी, और एग्जैक्टली इंटरव्यू में क्या हुआ जो आपने सोचा था उससे कितना अलग या कितना सही हुआ? सर, इसमें तो इंटरव्यू तो मेरा बहुत अच्छा गया था और 80% एज एक्सपेक्टेड गया था। क्योंकि इंटरव्यू की तैयारी के लिए हम सबसे पहले एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, तो मेरा मानना है कि उस एप्लीकेशन फॉर्म को बड़े ध्यान से फिल करना चाहिए और उसमें जो भी इंफॉर्मेशन आप पुट कर रहे हो उससे क्वेश्चन 50% क्वेश्चन तो आपसे उससे पूछे जाएंगे। तो सर, मैंने ऐसे सेट ऑफ क्वेश्चंस बना लिए थे जो भी मैंने एप्लीकेशन फॉर्म में डाला था, सपोज रिलेटेड टू माय हॉबी और रिलेटेड टू माय एजुकेशन, माय कॉलेज, अबाउट माई यूनिवर्सिटी। तो सर, ये सारी चीजें मैं प्रिपेयर करके गई थी और ये सारी चीजें मुझसे इंटरव्यू में पूछी भी गई थी। अपार्ट फ्रॉम दैट सर, अगर आपका प्रीलिम्स बहुत अच्छे से अगर आपने पढ़ा है तो फिर इंटरव्यू में दिक्कत नहीं होगी। थोड़े बहुत लॉज के क्वेश्चन पूछते हैं वो, बट वो भी डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड होते हैं कि इस सेक्शन में क्या है। जैसे मैं बताना चाहूंगी कि मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था डायरेक्ट इंडियन एविडेंस एक्ट का, सेक्शन 113A एंड 113B क्या है, जी। ये डायरेक्ट। और ये क्वेश्चन सर जो मैंने पैटर्न फॉलो किया था, अपने सीनियर से भी बात की थी, तो उन्होंने बताया था कि आप लड़की हो तो आपसे वुमेन रिलेटेड प्रोविजन पूछेंगे ही पूछेंगे, चाहे या आपके सब्जेक्ट में हो चाहे ना हो। ना तो हो, ये हाँ। जो सेक्शन आ रही हूँ, वुमेन रिलेटेड प्रोविजन था। और सर, मुझसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में पूछा गया था जो कि हमारे सिलेबस में नहीं था, बट ये हाँ। पूछा गया जस्ट बिकॉज आई वॉज अ वुमेन कैंडिडेट। तो सर, मैं काफी अच्छे से उसका आंसर कर पाई क्योंकि मैं प्रिपेयर्ड होके गई थी। नहीं नहीं, मतलब इंटरव्यू की भी एक प्रॉपर तैयारी की गई थी, एक एक्सपेक्टेड जी लिस्ट ऑफ क्वेश्चन हम बना सकते हैं। जी और उसके हिसाब से मुझे बताइए कि लॉ के सिवा जो उन्होंने अदर क्वेश्चन पूछे उसमें से कोई सरप्राइजिंग क्वेश्चन था कि आप क्यों बनना चाहते हो, इसके सिवा दूसरा, या अगर आपको सिलेक्ट नहीं किया तो फिर इसके बाद कोई सेकंड चॉइस आपके पास क्या है, सेकंड ऑप्शन क्या है, इस प्रकार के सवाल? सर, इस टाइप के पर्सनल क्वेश्चंस थे कि वाई जुडिशरी, आप प्रैक्टिस के साइड क्यों नहीं गए। तो हाँ। सर, इसका आंसर मैं थोड़ा प्रिपेयर करके भी गई थी, तो मैंने अच्छे से आंसर कर दिया। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस था ये कि वो हर कैंडिडेट से पूछते हैं। फिर मुझसे पूछा गया था अबाउट माय हॉबी, जैसे मैंने अपने हॉबी में कुकिंग एंड ट्रैवलिंग लिखा था, यस। तो मेरी कुकिंग से related उन्होंने एक दो डिशेस का नाम पूछा था कि इसकी रेसिपी क्या होती है। फिर ट्रैवलिंग से रिलेटेड उन्होंने पूछा था कि मैं छत्तीसगढ़ में किस किस प्लेसेस में घूम चुकी हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आप कहाँ घूमना चाहेंगी, नेक्स्ट कहाँ का प्लान है। तो सर, इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। और सर, इंटरव्यू पैनल बहुत ही फ्रेंडली थे, वो बहुत कंफर्टेबल फील कराया गया मुझे। मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था उस टाइम पे, मेरा इंटरव्यू आई थिंक 20 मिनट्स चला, जी। मुझे बिल्कुल भी मिनट भी नहीं लगा कि मैं इंटरव्यू पैनल के सामने बैठी हूँ। मुझे लग रहा था कि बस एक जनरल डिस्कशन हो रहा है, वो मेरा ओपिनियन मांग रहे हैं। बस सर, काफी अच्छा गया था। और सर, ये कॉन्फिडेंस इसलिए भी आया क्योंकि मैंने बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज प्रैक्टिस किए थे अपने टाइम पे। तो बिल्कुल। जैसे कि मैंने बताया, कोरोना के टाइम पे मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था, तो मैं मिरर प्रैक्टिस करती थी कि यस। मैं जैसे आज मैं एविडेंस एक्ट पढ़ी हूँ तो मैं उसमें से क्वेश्चंस बना लेती थी जो डायरेक्ट डेफिनेशन बेस्ड होते हैं, सेक्शन बेस्ड होते हैं, तो मैं खुद ही उसको बोल बोल के मिरर प्रैक्टिस करती थी, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस काफी बूस्ट था इंटरव्यू के टाइम पे। नहीं, मुझे एग्जैक्टली बिल्कुल यही डर नहीं। यही यही पैटर्न होता है, यही तैयारी होती है, खुद से ही प्रैक्टिस करना पड़ती है, मिरर के सामने, आईने के सामने, बार बार उन्हीं क्वेश्चंस को रिपीट करके या लिस्ट ऑफ जी क्वेश्चंस को रिपीट करके। मैं अपने जी विद्यार्थियों को सुझाव देता हूं कि आप लिस्ट ऑफ क्वेश्चन को चिट्ठी में बना लीजिए और एक बाउल यस। में सारी चिट्ठियां रख लीजिए, एक एक को उठाइए, आईने के सामने पढ़िए और उसका रिप्लाई करिए। तो रेंडमली क्वेश्चन या आता है तो वो एक अच्छा तरीका हो या सकता है। जी। या फिर हम ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हैं इसके हाँ लिए, हाँ। जैसे एक दो फ्रेंड मिलके अगर हम चाहें तो मॉक इंटरव्यू जैसे एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ये भी एक ऑप्शन था जो मैंने किया, बट इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि हमारी टाइमिंग मैच नहीं होती थी बाकी कैंडिडेट से। यस। तो ये मिरर प्रैक्टिस तो बहुत ही बेनिफिट हुआ उससे मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ये बताइए कि जो मेंस में राइटिंग का एक बहुत बड़ा इशू रहता है, उसमें दो इशू रहते हैं, बच्चों का पेपर छूटता है एक बात और राइटिंग खराब होती है दूसरी बात, इन दोनों को कैसे मैनेज किया जा सकता है? सर, ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही आती है। जैसे कि मुझे बहुत टाइम मिल गया था मेंस के लिए क्योंकि कोरोना की वजह से हमारा एग्जाम पोस्टपोन हो गया था। जी जी तो जी। सर, मेरा एक मैं फॉलो करती थी कि मैं डेली 2 जजमेंट तो लिखूंगी ही लिखूंगी और 2 ट्रांसलेशन मुझे करना है। तो शुरू में तो मैं बिना स्टॉप वॉच के करती थी कि बस मुझे कंप्लीट करना है पेपर, चाहे मैं वो 3 घंटे में करूं चाहे 3.5 घंटे में करूं। फिर जब एग्जाम की डेट आ गई तो मैं एक स्टॉप वॉच लेकर बैठती थी
और ये पूरा एक क्वेश्चन पेपर जैसा फॉलो करके 2 ट्रांसलेशन अपने से निकालती थी, 2 जजमेंट प्रीवियस ईयर के जो रहते थे वो निकालती थी और उसको एक टाइम लेके लिखती थी। और सर मैंने टाइम ऐसे सेट किया था जैसे हमारा मेंस का पेपर 3 घंटे का होता है, तो सर जब मैं खुद प्रैक्टिस करती थी तो मैं उसको कंप्लीट करने की कोशिश करती थी 2.5 घंटे में, क्योंकि मुझे पता था कि वहां पे नया क्वेश्चन आएगा, वो उस क्वेश्चन को समझने में मुझे टाइम लगेगा और फिर उसको चेक करने में, रिवाइज करने में, और कुछ भी अंडरलाइन अगर करना है तो उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। तो सर ये मेरे प्रैक्टिस से आ गया था मेरे अंदर। मैं 1 महीना डेली यही प्रैक्टिस करती थी, तो मेरे सारे क्वेश्चन पेपर 2.5 घंटे में खत्म हो जाते थे। फिर जब मैं एग्जाम में क्वेश्चन लेकर बैठी तो क्वेश्चन ऑब्वियसली नया था, थोड़ा इस बार का कंफ्यूजिंग था, सेक्शन चार्ज का सेक्शन नहीं समझ में आ रहा था कि क्या लगेगा इसमें। तो सर मेरा पेपर बस 3 घंटे होने को 5 मिनट बस कम थे तब कंप्लीट हुआ। तो सर ये सिर्फ प्रैक्टिस से आता है। और मेरा एक था जिस हिसाब से मैंने स्ट्रेटेजी बनाई थी कि कुछ भी हो जाए क्वेश्चन पेपर मैं नहीं छोड़ूंगी। जैसे बहुत लोग का होता है कि ट्रांसलेशन छूट जाता है, और सर मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ में एक ही पेपर होगा, अगर वो थोड़ा भी छूट गया या बिगड़ गया तो फिर आप नहीं सोच सकते अपने आप को लिस्ट में। नहीं, वो सही सही बात है, वो प्रैक्टिस इज द ओनली ऑप्शन। और मेंस का तो प्रैक्टिस का ही पूरा खेल होता है। मैं भी यही बताता हूँ कि खुद से प्रैक्टिस करिए, है ना, लगातार आपको डेली राइटिंग की प्रैक्टिस होना चाहिए, क्योंकि मेंस में चुनौती आपका नॉलेज नहीं है, वो तो प्री में टेस्ट हो ही चुका है। मेंस का टेस्ट एक नेक्स्ट लेवल पे होता है कि आप कम समय में कितना आप कितने अच्छे मैनेजर हो, क्वेश्चंस को समझना, पढ़ना, उसको सारी चीजें करना। बिल्कुल। तो प्लस जी करती है जैसे हैंड राइटिंग सुंदर होनी चाहिए, और सर रीडेबल होनी चाहिए। बहुत सुंदर तो नहीं होती, मेरी भी इतनी अच्छी नहीं थी, बट रीडेबल थी और अच्छे से थोड़ा गैप दे दे के मैंने लिखा था, तो वो काफी मुझे लगता है उसकी वजह से अच्छे मार्क्स मिले। मुझे बताइए, जब मेंस का पेपर अपन किसी आंसर को लिखते हैं तो उसमें कुछ विशेष सजावट या विशेष डायग्राम बनाकर या कोई विशेष अलग से उसको प्रस्तुत करना होता है, या जिस नेचर में हम, जिस स्वभाव में हम कॉलेज लाइफ में लिखते रहे, स्कूल लाइफ में जो लिखते रहे, उसी को अपनाना, या कोई एक अलग स्ट्रेटजी होती है उसके लिए? तो छत्तीसगढ़ मेंस में तो सिर्फ जजमेंट राइटिंग होता है, तो जजमेंट राइटिंग में हम कुछ क्रिएटिव या कुछ डायग्राम तो नहीं बना सकते, वो काफी फॉर्मेट होता है। तो सर इसका फॉर्मेट निकालने के लिए मैंने किया था कि मैंने छत्तीसगढ़ का ही लोअर जुडिशरी का, जो कि ई कोर्ट पे साइट्स पे जजमेंट्स अपलोड होते हैं, तो मैं 2-3 जो जजमेंट्स थे, सिविल हो गए, क्रिमिनल हो गए, तो उनका एक फॉर्मेट बना लिया था मैंने कि मुझे इस फॉर्मेट को फॉलो करना है, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ का एग्जाम अपियर कर रही थी, तो छत्तीसगढ़ में कैसा जजमेंट लिखा जाता है वो जानना बहुत जरूरी था। तो सर उस फॉर्मेट फॉलो करते हुए मैंने लिखा। बाकी एप्रिसिएशन में एंड सर मार्शलिंग में वो तो पूरा टोटली मैंने आपके वीडियोस देखकर ही मुझसे वो चीज डेवलप होते गई। जी 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 जी। प्री के लिए आपने मॉक टेस्ट वगैरह करे थे, या केवल बेरेट पढ़ा था, या कोई बुक्स का यूज करा था रेगुलर प्रैक्टिस करने के लिए लास्ट मोमेंट पर? सर मैं थोड़ी आलसी टाइप की हूँ, तो मैंने मॉक्स उस टाइम पे नहीं प्रिपेयर किया था प्री के टाइम पे। सर मैं सिर्फ रिवीजन करती थी, क्योंकि इसके पहले का जो प्रीलिम्स था वो मेरा, मुझे लगता है रिवीजन की कमी की वजह से नहीं हो पाया था, क्योंकि डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है सर सेक्शंस में, 1 होगा 2 होगा। तो सर इस बार मैंने टोटली फोकस किया था रिवीजन पे। तो सर टाइमिंग का तो दिक्कत नहीं होता है छत्तीसगढ़ प्रीलिम्स में, क्योंकि 100 क्वेश्चंस रहते हैं, 2 घंटे का टाइम होता है, तो आराम से हो जाता है वो। बस ये है कि यहाँ पे एक ड्रॉबैक हो जाता है कि कट ऑफ बहुत हाई जाता है। तो 100 मार्क्स का क्वेश्चन, 100 मार्क्स का आ रहा है पेपर, तो कट ऑफ आपका 95 तो जाएगा ही जाएगा, उससे कम फिर दिक्कत हो जाती है। जी, तो मैंने टोटली बेयरेक्ट किया था, रेफरेंस बुक भी नहीं उठाया था मैंने प्रीलिम्स के टाइम पे, क्योंकि क्वेश्चन सारे बेयरेक्ट से ही आते हैं। जी, मध्य प्रदेश में तो 120 मिनट में 150 क्वेश्चन होते हैं, तो प्री का पेपर हालांकि संभव होता है सॉल्व करना, कोई दिक्कत नहीं आती है, पर फिर भी एक टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर उसके लिए रखना पड़ता है। इस बार का जो पेपर हुआ था थोड़ा सा अच्छा पेपर आया था, कुछ क्वेश्चंस लेंदी हो गए थे, तो टाइम इस बार कुछ बच्चों को कम पड़ा। यस सर, तो भी कई लोगों को कम, बट वो सर अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, एक स्ट्रेटेजी बना के क्वेश्चन पेपर करना चाहिए। जैसे मैं 3 स्टेजेस में करती थी, एक जो एकदम इजी लग रहा है, जिसके लिए मैं श्योर शॉट हूँ, वो मैं तुरंत टिक कर लेती थी। और इस बार सर हम लोग का पेपर ऑफलाइन हुआ था, नहीं तो छत्तीसगढ़ में हर बार ऑनलाइन पेपर होता था, तो वो तो और एकदम इजी होता था। इस बार ऑफलाइन में हमको OMR शीट्स भरनी थी, तो थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ता था। तो मैं 3 स्टेप में ली कि एक बार जो मैं श्योर शॉट थी उसको मैंने पहली बार में फिल कर लिया, फिर सेकंड में जो थोड़ा डाउटफुल था, फिर थर्ड में जो मुझसे बिल्कुल नहीं बन रहे थे, तो उस पर फिर मैंने थोड़ा तुक्का लगा के, थोड़ा रिकॉल करके उसको फिर मैंने फिल किया था।
तो ये बेरेट्स को याद करने का तरीका कोई ट्रिक का इस्तेमाल होता है, या सामान्य तरीके से अगर बार बार रिवीजन किया जाए तो स्वतः याद हो जाते हैं? सर अब थोड़ा मुझे लगता है कि थोड़ा स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए। जैसे मैंने इस बार लिंकिंग मेथड फॉलो की थी। जैसे अगर मैं कुछ बैरक पे आईपीसी के कोई प्रोविजन पढ़ रही हूँ तो मैं उसको सीआरपीसी एंड इंडियन एविडेंस एक्ट से लिंक करती थी। सिमिलरली अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रही हूँ तो मैं उसको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से, रजिस्ट्रेशन एक्ट से रिलेट करके पढ़ती थी। तो सर इससे काफी हेल्प हुआ और मेरा सब्जेक्टिव पोर्शन भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। अगर सर फॉर एग्जांपल इफ आई एम रीडिंग समथिंग अबाउट वुमेन प्रोविजंस, तो सर मैं वुमेन प्रोविजन को कॉन्स्टिट्यूशन से भी रिलेट करती थी, इंडियन पिनल कोड में भी देखती थी, सीआरपीसी में भी देखती थी एंड एविडेंस में भी देखती थी। तो सर एक मैं टिप देना चाहूंगी, सबसे इजी होता है कि जैसे आप पीडीएफ डाउनलोड कर लिए अपने मोबाइल में या फिर ऐप के थ्रू डाउनलोड कर लेते हैं और आप एक वर्ड टाइप कर दीजिए वुमेन। तो आप वुमेन टाइप करेंगे तो वो जितने भी सेक्शंस वुमेन रिलेटेड होते थे वो हमारे सामने आ जाते थे। तो वो काफी इजी हो जाता था मेरे लिए निकालना, रेदर देन बैरेट से एक एक लाइन खोजो, एक एक सेक्शन पढ़ो, फिर पता चलता था कि अच्छा ये भी है, अच्छा ये भी है। तो ये ऑनलाइन जो मैंने स्ट्रेटेजी निकाली थी ये काफी हेल्प हुआ मुझे और काफी इजी पड़ा था। नहीं नहीं, बिल्कुल। मैं जानना चाहूंगा, इतनी सारी चीजों को करने के लिए वो कांस्टेंट मोटिवेशन क्या था आपका? वो कौन सी चीज थी जिसने आपको लगातार एनर्जेटिक बनाए रखा? सर मोटिवेशन तो मुझे नहीं पता, बट बस मन में था कि बस जुडिशियल ऑफिसर बनना है। और मुझे लगता था कि छत्तीसगढ़ का सबसे इजी होता है, अगर मुझे छत्तीसगढ़ का मैं क्लियर नहीं कर पाई तो फिर तो मुझसे नहीं होने वाला है बाकी स्टेट्स का। इसलिए मैं शुरू से ही छत्तीसगढ़ फोकस्ड थी। और सर ये लकीली ये वाला अच्छे से क्लियर भी हो गया। बस एक सर सही स्ट्रेटेजी होना चाहिए मुझे लगता है, तो कोई भी एग्जाम क्लियर हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, एक प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए, क्योंकि क्योंकि चीजें बहुत सारी है पढ़ने के लिए, लॉ में बहुत सारी चीजें हैं, सबको नहीं पढ़ना है, कुछ को पढ़ना है और उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो एक छोटा सा प्लान भी अगर बना लिया जाए तो शायद बहुत अच्छी तैयारी अपनी हो सकती है। और कोई टिप्स आप विद्यार्थियों को देना चाहें कि इन चीजों को अगर आप ऐड करेंगे अपने शेड्यूल में, अपने टाइमिंग में, अपनी प्रिपरेशन में, अपने प्लान्स में, तो शायद आप तैयारी को बेहतर बना पाए? सर जैसे कि मेरी स्ट्रेटेजी थी कि मैं पढ़ाई करती थी और उसके साथ उसको मोनोटोनस ना बने रहे तो मैं अपनी हॉबी को भी फॉलो करती थी। तो बिल्कुल जैसे मेरी हॉबी ट्रैवलिंग है तो मैं हर टाइम तो ट्रैवल नहीं कर पाती थी, बट मैं जब भी मुझे टाइम मिलता था मैं अपने माइंड फ्रेश करने को ट्रैवलिंग के लिए बाहर जाती थी, ट्रिप्स पे जाती थी, ट्रैकिंग पे जाती थी। तो सर मेरा बस इतना है कि आप उसको स्ट्रेसफुल मत बनाइए। कोई भी चीज की आप तैयारी कर रहे हैं उसको फ्री माइंड से कीजिए, क्योंकि ये इतना मोनोटोनस है, काफी टाइम टेकिंग है। प्रीलिम्स होता है, उसके 6 महीने बाद मेंस होता है, उसके बाद फिर इंटरव्यू होता है, तो आपको माइंड फ्री रहना चाहिए। और सर एक और मेरा पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस है कि सर लाइफ में ना अपन को 1 साल तो एक डेडिकेटेड विदाउट एनी बैकअप प्लान अच्छे से पढ़ाई को देना चाहिए। आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि चाहे जुडिशरी हो, चाहे सिविल सर्विसेज हो, चाहे किसी चीज का एंट्रेंस एग्जाम हो, तो सर वो 1 साल की मेहनत तो देना पड़ता है। अगर आप 12th के बाद दे देंगे तो अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, या फिर आफ्टर ग्रेजुएशन दे देंगे तो अच्छे से एग्जाम क्लियर हो जाएगा कोई आपका। तो सर मेरा ये मानना है कि देना पड़ता है। जिस चीज को मैंने फॉलो किया कि मुझे पता था कि बस ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद मैं नहीं दूंगी, हाँ तो हाँ, सर मैंने डेडिकेटेड 1 साल अपना दिया और जिससे मुझे रैंक भी मिली। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो लॉ में आकर कॉलेज लाइफ में ज्यादा पढ़ते नहीं है, वो एक्टिविटीज में और बहुत सारी तो चीजों में मैं शामिल भी होते हैं। अच्छा, सर आप मैं भी इसको, बस उसी में गई थी। तो मेरा सवाल ये है कि क्या उन सामान्य विद्यार्थियों के लिए ये असामान्य सफलता पाना संभव है? तो सबसे पहले तो असामान्य नहीं है ये। हाँ, बहुत मैंने जैसे बताया कि एक टाइम पे आपको फोकस तो करना पड़ेगा। और जैसे कि आपने बताया कि जो स्टूडेंट्स होते हैं कॉलेज लाइफ एंजॉय करते हैं, सर मैं तो कॉलेज में बिल्कुल भी पता नहीं है कैसे पास हो गई थी। जब मैं यहाँ आई, जब मैंने बैरक उठाया, सर आपको बता रही हूँ कि जब मैंने सीपीसी के बैरक उठाया तो तैयारी के लिए छत्तीसगढ़ जुडिशरी का, सर तब मुझे पता चला अच्छा सीपीसी में तो ऑर्डर और रूल्स अलग अलग होते हैं। सर उसके पहले मुझे पता ही नहीं था। मैं सिर्फ सेक्शंस पढ़ती थी और मुझे लगता था ऑर्डर है, हाँ हेडिंग हेडिंग देख लेती थी, बट उसके अंदर रूल्स भी पढ़ने होते हैं और वो प्रोसीजर पार्ट है। सर मुझे ये सब तो बिल्कुल भी नहीं पता था कॉलेज के टाइम पे। तो ये एक तो बहुत सर बड़ा, मेरा तो मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर कोई भी सकता है कर सर, सकता है। नहीं, क्योंकि सबसे सबसे जरूरी ये है। आप और कोइंसिडेंटली जो व्यक्ति आपका इंटरव्यू ले रहा है ना, उसने भी कॉलेज लाइफ में पूरा
पॉलिटिक्स और डिबेटिंग और सारी चीज करी पढ़ाई को छोड़कर, लेकिन फिलहाल वो भी एक टीचिंग कर रहा है, वो भी लॉ सब्जेक्ट्स की। तो वो वही बात है कि कॉलेज में क्या क्या इज नॉट इम्पोर्टेंट, कॉलेज के बाद जब आपने अपना कुछ प्लान करा उसको आपने किस तरीके से किया वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मुझे पर्सनली लगता था कि काश मैं नेशनल लॉ कॉलेज में होती तो शायद कुछ अच्छा कर पाती, कि मुझे कॉर्पोरेट का ऑप्शन अच्छा मिल जाता। बट सर ये कुछ भी मैटर नहीं करता, आप कहीं से भी पास आउट हो, कोई भी कॉलेज हो, बस आपको एक लॉ की डिग्री होनी चाहिए। और तैयारी तो कॉलेज के बाद ही होती है सर। कोई कितना भी कह ले कि हम कॉलेज से प्रिपेयर करने लग जाएंगे तो सर वो इतना ज्यादा हेल्पफुल नहीं होता है। उसके बाद ही असली तैयारी शुरू होती है। एक क्योंकि बहुत कॉलेज में भी होती हैं, हम मूड कोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं सर। कंपटीशन होता है बच्चों में कि कौन कितने मूड कोर्ट किया है, कौन कितने मूड कोर्ट जीता है। सर मैं भी इस स्पेस से निकली हूँ। तो सर उसके बाद चीजें काफी इजी हो जाती है, उसके बाद आराम से प्रिपेयर किया जाता है। बस वही है कि आप सिलेबस एक बार समझ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरे तो शायद कॉलेज टीचर्स को अभी भी यकीन नहीं होता होगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ। मेरा अगला सवाल ये है कि सोशल मीडिया से आप कितना दूर रहे, क्या उससे परहेज करना चाहिए या उसको लिमिटाइज करना चाहिए या उसको एकदम मोबाइल बंदी कर देना चाहिए हमेशा के लिए। सर मैं इस चीज में बिलीव नहीं करती। जैसे मैंने कहा कि मैं मोनोटोनस जर्नी नहीं बनाना चाहती थी, अपनी स्ट्रेसफुल नहीं बनाना चाहती थी। तो सर मैंने कभी भी अपना सोशल अकाउंट इंस्टाग्राम, फेसबुक और भी बाकी थी साइट्स, मैंने कभी बंद नहीं किया अपना। सर बस मैं इसको यूजफुल तरीके से उसको देखती थी। जैसे मैं फेसबुक चला रही हूँ तो मैंने 3-4 पेजेस लाइक कर रखे थे। बारन बेंच हो गया, लाइव लॉ हो गया, जिसमें मुझे लीगल अपडेट्स मिलते रहते थे। मैं अगर फेसबुक खोल रही हूँ तो मुझे बाकी लोगों के पोस्ट से ज्यादा तो मुझे लाइव लॉज के अपडेट और ये सब ज्यादा दिखते थे। तो सर मैं उसको ही फॉलो करती थी और मैंने कभी डीएक्टिवेट नहीं किया अपना अकाउंट किसी भी सोशल साइट का। कुछ लोग करते हैं, उनका उनकी स्ट्रेटेजी अलग होती है सर, मैं तो कभी नहीं की। मैं तो एंजॉय करती थी, लोगों को पता भी नहीं था कि मैं किसी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रही हूँ और मेरा कब मेंस हुआ, कब इंटरव्यू हुआ। मेरे तो जैसे कि मैंने बताया मेरी ट्रैवलिंग हॉबी है, तो बस मैं तो मेरे पोस्ट ऐसे ही रहते थे, आज यहाँ घूम रही हूँ, कल वहां घूम रही हूँ। बट ये भी है कि पढ़ाई भी करना पड़ता है ऐसा तो भी नहीं है कि बस पढ़ाई आपने घूमते मजबूरी घूमते। से कही है कि करना पड़ता है, या पढ़ाई में इंटरेस्ट था, लॉ पढ़ने में इंटरेस्ट था, एक जिज्ञासा थी, या केवल इसलिए पढ़ा कि एक कर्तव्य होता है विद्यार्थी धर्म का, पढ़ना है तो पढ़ लिया। क्या सर मतलब कर्तव्य होता तो इंटरेस्ट का होना जरूरी है पढ़ते वक्त। सर ऑब्वियसली प्रेशर में तो आप कोई भी चीज की पढ़ाई नहीं कर सकते। आप एक दिन पढ़ेंगे, 2 दिन पढ़ेंगे, तीसरे दिन छोड़ देंगे अगर आप प्रेशर में करेंगे, अनटिल एंड अनलेस आपको उसमें इंटरेस्ट हो। सर जैसे कि मैंने बताया कि लॉ करते करते मुझे काफी इंटरेस्ट आने लगा था, इसी फील्ड में जाना था, मुझे पता था। और मुझे लगता था कि प्रैक्टिस का ऑप्शन मैं क्यों नहीं रखी, और जो कि मुझे इंटरव्यू में पूछा गया। सर मेरा कोई लॉ बैकग्राउंड था नहीं, मैं अपने घर में फर्स्ट जनरेशन लॉयर थी, लॉ ग्रेजुएट थी, एंड फर्स्ट जनरेशन अभी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बनूंगी। तो ग्रेट। जी, तो जी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने विद्यार्थियों को हमेशा यही समझाता हूँ कि जो मजा सचिन तेंदुलकर को बैटिंग करने में आता होगा, जो मजा अमिताभ बच्चन को डांस और एक्टिंग करने में आता होगा, अगर वो मजा आपको पढ़ाई में आ रहा है तो ही आप इस पढ़ाई को अच्छे से कर पाओगे, वरना नफरत करके तो आप उसके माध्यम से बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकते। सर और लॉ बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, जैसे एग्जैक्टली कि मैंने सर लिंकिंग करके जब मैं पढ़ती थी तो काफी इंटरेस्ट आता गया। अच्छा, एविडेंस में तो ऐसा लिखा है, सीआरपीसी में ऐसा लिखा है, तो वो काफी इंटरेस्ट डेवलप्ड होते गया। मैं कभी बोर नहीं होती थी पढ़ते हुए, भले मैं दिन में 2-3 घंटे पढ़ूंगी। एग्जाम के टाइम में मैंने इसको एक्सटेंड किया, 10-10 घंटे भी मैंने पढ़ा उस टाइम पे। सर थोड़ा 2-3 दिन पहले तक नहीं उसके नहीं पहले नहीं तो नहीं। नहीं, सही बात है। नॉर्मल था सारी चीजें। सर दिन भर तो कोई भी नहीं पढ़ सकता, अगर आप सोच रहे हो कि नहीं 12 घंटे पढ़ूंगी। और सर जुडिशरी का एग्जाम इतना रिक्वायर भी नहीं है, इतना एग्जैक्टली डेडिकेट लगता है। 2-3 घंटे भी अगर आप डेली डायरेक्ट रिवाइज कर दें तो इजीली आपका एग्जाम सफिशिएंट है, क्लियर हो जाएगा। सफिशिएंट है, बट सफिशिएंट। इज मस्ट। जी 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 जी, पेशेंस तो चाहिए, मैं ही जी कंसिस्टेंसी चाहिए, डेली का बहुत ज्यादा जी हार्ड वर्क नहीं चाहिए, लेबरस वर्क नहीं चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, कंसिस्टेंसी हो, प्रॉपर गाइडेंस हो, प्रॉपर प्लानिंग हो, तो बहुत आसानी के साथ इस परीक्षा को सफल किया जा सकता है। यस सर। जी सर और अब तो इतने सारे प्लेटफॉर्म पे आपके जैसे चैनल्स हैं, आप हैं गाइडेंस के लिए, तो सर मुझे नहीं लगता कि किसी को दिक्कत होगी। बिल्कुल अब तो बिल्कुल, सारी चीजें है। हम हमारी तरफ से प्रयास करते हैं। मैं तो विद्यार्थी से बोलता हूं कि हम केवल गाइडेंस मात्र हैं, जो बड़ा संघर्ष है, जो बड़ी लड़ाई है वो आपकी तरफ से होगी,
हम तो एक उंगली देंगे और आपको पूरा हाथ पकड़ के सही हमारा चलना गाइडेंस होगा। यस सर। सर एक सही गाइडेंस से वो जर्नी थोड़ा इजी हो जाती है, जो कि आप अभी कर रहे हैं, और आपका काफी हेल्पफुल रहा मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो बहुत शुक्रिया सौम्या जी। हम शुभकामना करते हैं कि आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो, आप बहुत सारे प्रमोशन लेकर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाए, आप विधि के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम करें, समाज की सेवा का जो आपका उद्देश्य है वो भी पूरा हो, अपने परिवार को गौरवान्वित लगातार करती रहे। लीगल होम पर अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और थैंक यू मैं उम्मीद करूंगा कि आप मध्य प्रदेश के इंदौर में जब पधारेंगे तो हमारे विद्यार्थियों से अवश्य मिलने आएंगे। सर, डेफिनेटली मैं आऊंगी। ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया।